इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया और ईरान में लग रहा है कि टर्म्स बेहतर होते जा रहे हैं और बहुत से इंडियन पैनलिस्ट भी ये बात करते हैं कि ईरान अगर सैंक्शंस हट जाएं तो पाकिस्तान की जरूरत इतनी नहीं रहेगी। दूसरी चीज ये है, ईरान के साथ पुराने ताल्लुकात है, इंडिया के कल्चरल ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, और हमारे जो ताल्लुकात हैं, सिविलाइजेशनल जो हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया की जो सबसे प्रॉस्परस माइनॉरिटी है, जो कि खुद को अपनी माइनॉरिटी नहीं कहती, जबकि दे आर लेस देन 1%, आर द पारसीज, whether it is Ratan Tata, Field Marshal Sam Manekshaw, or whether it is so many people, ये पारसीज ज़ोरास्ट्रियंस हैं ये, और ये ईरान से ही आए थे। वहां से ये लोग भाग के फिर गुजरात सेटल हो गए। अभी रिसेंटली रशिया के बाद यूएई और ईरान इंडिया के साथ इंडियन करेंसी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। अब देखिए, अब मतलब एक बात, अभी रिसेंटली आपने ईरान ने जो है ना इंडिया को ऑफर किया था कि अभी हमसे गैस ले लें। एक दफा आपको याद हो, भुट्टो साहब ने बाय लैंड हज शुरू किया था, तो ईरानियों ने पाकिस्तानी हाजियों से कहा था कि बस से बाहर निकल के आप फारिग नहीं हो सकते, ये हमारी जमीन पाक है, आप बस के अंदर ही बैठ के जो करना कर लें। देखिए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगने के कई सालों तक भी इंडिया वाज ट्रेडिंग विद ईरान। इंडिया के काफ़ी ताल्लुकात थे, कई इंडियंस ईरान में काम भी कर रहे थे। सैंक्शंस की वजह से कई लोग वापस आना पड़ा, लेकिन इंडिया बहुत अरसे तक कोशिश करते रहा कि ईरान के साथ किसी न किसी तरह से ताल्लुकात रखे, लेकिन अमेरिका ने वो पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी सील कर दी है। लेकिन अभी भी बातचीत चल रही है, अभी भी चाबहार का जो पोर्ट है उसमें इंडिया इज वर्किंग देयर, इंडिया इज इन्वेस्टिंग देयर, और इंडिया के लिए दैट पोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब पाकिस्तान से लैंड रूट्स नहीं मिलने की वजह से इंडिया कैन यूज़ चाबहार एज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, और इंडिया के ताल्लुकात सेंट्रल एशिया से काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। जो SCO की मीटिंग अगले साल, इंडिया विल बी द प्रेसिडेंट एंड होस्टिंग SCO, तो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे स्टान्स आर पार्ट ऑफ SCO, सो इंडिया के वो काफ़ी करीब आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, ईरान के साथ पुराने ताल्लुकात है, इंडिया के कल्चरल ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं। तो इंडिया ईरान के मैं देख रहा था ताल्लुकात इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को 10% की अपनी ऑयल नीड्स ईरान से आ रही थी। तो दूसरी जो एक और एंगल मैं समझना चाह रहा हूँ, आप काइंडली इसमें हमें जरा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन बताएं। चीमा साहब, मैं अगर इसको आसान लफ्जों में समझाऊं आपकी ऑडियंस के लिए, तो इंडिया इज डूइंग इट्स बेस्ट टू मेन स्ट्रीम ईरान। जो ईरान 1979 के बाद आइसोलेट हो गया था, कि देखिए इंडिया की बातचीत अमेरिका से भी है, इजराइल से भी है, सऊदी अरब से भी है, तो इंडिया इस रिलेशनशिप का फायदा उठा रहा है ईरान को मेन स्ट्रीम करवाने के लिए। और हमारे जो ताल्लुकात हैं, सिविलाइजेशनल जो हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया की जो सबसे प्रॉस्परस माइनॉरिटी है, जो कि खुद को अपनी माइनॉरिटी नहीं कहती, जबकि दे आर लेस देन 1%, आर द पारसीज, whether it is Ratan Tata, Field Marshal Sam Manekshaw, or whether it is so many people, and they are a very very influential community inside India. ये पारसीज ज़ोरास्ट्रियंस हैं ये, और ये ईरान से ही आए थे। वहां से ये लोग भाग के फिर गुजरात सेटल हो गए। They are highly successful people. Having said that, so these are our civilizational contacts with Iran. अगर हम देखें तो हमारे ईरान और सऊदी अरेबिया जो कि मुस्लिम कंट्रीज है, वो बड़क से पाकिस्तान को प्रेफरेंस देने के, उनको सस्ता ऑयल देने के, जबकि इंडिया की तरफ रुझान के लिए क्या रीजंस लगती हैं? तो इंडिया जैसे अफगानिस्तान में अपने कदम जमा चुका है, ईरान में भी ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। और मुसलमानों को तबाह करने का सबसे बड़ा यही एक सोर्स है कि आप उनके जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, आप वहाँ पे इन्वेट कर जाएं। वो इन्वेट कर चुका है। एंड रीजंस लगती हैं जो कि नरेंद्र मोदी, हम कहते हैं, हमारे यहाँ पे सुना जाता है और हम देखते भी हैं कि वो मुसलमानों को राइट्स नहीं दे रहे, मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। किस तरह के हर कोई उनको इज्जत दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को नहीं दे रहा। अच्छा, इसको थोड़ा सा और ट्रू साइड पे ले जाएं तो पाकिस्तान अभी जो है ना वो ब्रेव नहीं रहा, सीधी सी बात है। इंडिया जो है वो एक्सट्रीमिस्ट भी है कंट्री, ठीक है, जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, बट वो किसी को नहीं, आँख में कान जो है, नाक में मक्खी नहीं बैठने देता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जी हजूरी में लगा हुआ है। ईरान जो है वो पाकिस्तान से जाते हुए कहता है कि यहाँ एक दफ़ा आपको याद हो, भुट्टो साहब ने बाय लैंड हज शुरू किया था, तो ईरानियों ने पाकिस्तानी हाजियों से कहा था कि बस से बाहर निकल के आप फारिग नहीं हो सकते, ये हमारी ज़मीन पाक है, आप बस के अंदर ही बैठ के जो करना कर लें। सो आफ्टर दैट ईयर the Hajj by road disappeared. Persians का आप देखिए, अभी पिछले दिनों
बिल्कुल, लेकिन सर अगर हम ईरान को देखें तो ईरान में हिजाब को लेकर एक हंगामा रहता है और वहाँ पे बहुत इस किस्म की सख्तियां की जा रही हैं और हम देख रहे हैं किस किस्म का हंगामा है। मैं चंद साल पहले जब किंग अब्दुल्ला हुए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, तो मैं उनसे मिला था तो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही थी। उन्होंने कहा था मुझे कि प्रोफेसर, हमारे मुल्क में जो पब्लिक है वो हमारे उलमाओं से ज़्यादा कंजर्वेटिव है और हमारे उलमा रॉयल फैमिली से ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो अब जो MBS के रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो पब्लिक को काफ़ी डरा के रिफॉर्म्स आ रहे हैं। वो कई स्कॉलर्स जो इसके खिलाफ थे उनको बंद कर दिए हैं। ईरान का मसला बिल्कुल उल्टा है। ईरान की पब्लिक इज मोर मॉडर्न एंड लिबरल, द रूलिंग एलिट इज कंजर्वेटिव। तो ईरान में ये टेंशन जो दिख रहा है कि द कंजर्वेटिव एलिट आर नॉट अलाउइंग लिबरलाइजेशन। पब्लिक चाहती है हम आज़ाद हो जाएं, दे वांट टू एंजॉय मॉडर्निटी, मॉडर्न कल्चर, उसके जो बेनिफिट्स हैं, whereas the regime has ideological goals। वो अपना इस्लामिक हुकूमत, इस्लामिक ग्लोबल ऑर्डर उसके चक्कर में है। At the core, it is like a very sophisticated version of the Taliban